Hello everyone. In this video, we are going to cover TCS and QT question. टॉपिक वाइज कवर करेंगे इसमें, और इससे पहले जो मैंने कवर किया था वो आपको मैंने पूरा फंडामेंटल पहले बताया। इससे सबसे ये तीसरी वीडियो हमारी। इस पहली वाली वीडियो में फंडामेंटल्स, फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। अभी इस पार्ट में हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। इससे पहले और इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो अभी तक इतना सब कुछ हमने कवर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन ए। और सेक्शन ए में भी हम सबसे पहले किस में जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में। वर्बल एबिलिटी में क्या होता है, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपको डाइस वाले क्वेश्चंस और कुछ रीजनिंग की, ईस्ट में इतना मीटर चला फिर वेस्ट मुड़ा, 30 मीटर और चला तो फाइनल कितने दूरी पे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग एबिलिटी में मिल जाएंगे। ये दो पार्ट मैं ऐसा इजी टॉपिक मान के चलता हूँ और इजी सब्जेक्ट मान के चलता हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे होने के साथ साथ आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद वर्बल एबिलिटी। रीजनिंग में आपको पता है कि आपका मेंटल सब कुछ होता है। अगर आपने मेंटली उसको हैंडल कर लिया, टैकल कर लिया, तो उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा। आपको क्लिक कर गया रीजन, उसका रीजनिंग, उसका लॉजिक तो हो गया, नहीं क्लिक किया तो नहीं हुआ। तो इस वजह से रीजनिंग एबिलिटी में आपको उतना फोकस नहीं करना, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे पहले, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद वर्बल एबिलिटी, इस तरीके से हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट बी, जो कि एडवांस सेक्शन होता है हमारा। इसमें हम क्या देखेंगे, एडवांस क्वांटिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें हमारी दोनों चीज़ें मॉडरेट से लेके मैं कहूँगा टफ रहता है। तो इसमें एडवांस क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपको फोकस करना पड़ेगा। एडवांस कोडिंग ड्यूरेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है 90 मिनट्स एडवांस कोडिंग के लिए। सो कोडिंग पे भी जाएंगे, बट सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें सेक्शन ए को क्रैक करना होगा, तभी आप ये इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। सो जब यही नहीं क्रैक होगा तो इसके लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते। सो सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका कि सेक्शन ए आप अच्छे से करके आओ। तो चलते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी फाउंडेशन सेक्शन है हमारा। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन, एचसीएफ एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, मिक्सचर। इसमें से आपने मोस्टली हर सुने होंगे। आपने अगर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो आपने पार्टनरशिप, मिक्सचर और थोड़े बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तीन चीज़ें आप यहाँ पे नए देख रहे होगे। बट ये उतना मुश्किल होता नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं। सो यू विल बी फेमिलियर अभी कुछ ही देर में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स से हम यहाँ पे शुरू करेंगे, बट उससे पहले सिलेबस को अच्छे से हमको समझ लेना है। तो रीजनिंग एबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है, कोडिंग, डी कोडिंग, जैसे आपको ए टू जेड तक आपको पता होना चाहिए। सारे अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन 1 to 26 होता है। तो इसमें आपको डी कोडिंग और कोडिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कट्स एंड अनफोल्ड्स आपको इस टाइप का दे दिया जाएगा एक पेपर, और यहाँ पे कुछ डिजिट्स होंगे 3 2 4 6 1 4। सो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, यहाँ पे 2 मैच हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं 8, ठीक। सो यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताओ 8 के अपोजिट क्या होगा। तो 8 के अपोजिट आपको कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम कट्स एंड अनफोल्ड्स में देखेंगे। कट्स में और ये चीज़ आपका कट्स एंड अनफोल्ड्स में भी आता है, और ये चीज़ आपका इसमें भी आएगा क्यूब्स अनबॉक्सिंग में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें में, इन दोनों में ये वाले क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। कट्स एंड अनफोल्ड्स का मतलब क्या है कि आपने एक पेपर लिया, उसको यहाँ से ऐसे फोल्ड किया इस डायरेक्शन में, उसके बाद यहाँ पे कट कर दिया, तो बताओ पेपर ओपन करने पे वो कट्स कहाँ कहाँ पे दिखेंगे, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कट्स एंड अनफोल्ड्स में। अनबॉक्सिंग क्यूब मैंने बता दिया। अटेंशन टू डिटेल्स, इसमें क्या होगा कि आपको अच्छे से एक वो दिया होगा स्टेटमेंट, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, एनालाइज करना होगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देने, आंसर्स करने होंगे। एनालॉजीज में क्या होता है, एनालॉजीज में आपको सिमिलैरिटीज फाइंड करनी होती है, किस तरह से वो रिलेट कर रहा है। मान लेते हैं अगर बुक हमारा स्टूडेंट से रिलेट कर रहा है, तो आपका गन आपका किससे रिलेट करेगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे करोगे पुलिस ऑफिसर। ब्लड रिलेशन, सभी को पता है, ब्लड रिलेशन में आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि बताओ ये उसके क्या लगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन होगा। डेटा अरेंजमेंट से आपको हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाए, ठीक, एक रो में अरेंजमेंट मिल जाए।
तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए और आपको अच्छे से रीड करना आना चाहिए स्टेटमेंट्स। विजुअल रीजनिंग में आपको देख के बताना होगा कि कुछ पैटर्न्स दिए होंगे तो नेक्स्ट पैटर्न क्या फाइंड आउट करना है, क्या बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह आपका सिलोगिज्म होता है, स्टेटमेंट अजम्पशन होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट वर्बल एबिलिटी में आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश आपको आती होगी, बस वहाँ पे आपको ग्रामेटिकली सही करना होगा। ये देख लो, वर्बल एबिलिटी में आपको क्या देखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, सिनोनिम एंटोनियम्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ रीअरेंजमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, कंजंक्शन। बस ये हो गया आपका सिलेबस, ये हो गया आपका पूरा सेक्शन ही कंप्लीट। उसके बाद आप वो अगर क्रैक करते हो तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये भी आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे एडवांस में कोडिंग में आपको जाना है तो इससे पहले आपको ये भी रीजनिंग में भी आना चाहिए। ये थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन होगा इसमें। उसके बाद आपका आता है एडवांस कोडिंग। कोडिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो देख सकते हो। अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक स्टैटिस्टिक्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स पे हमारा डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें से मैं तीन तीन क्वेश्चन ये कराते चलूंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप ऐसा होमवर्क करते जाओगे हर एक टॉपिक से। ठीक, तो ये हमारा होगा पैटर्न आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, द मीन ऑफ 50 numbers is 38 if two numbers 45 and 52 are mistakenly entered. 15 and 35 find the correct mean. So इसको हम करेक्ट मीन से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल सम हम निकाल लेंगे। सेम एवरेज वाला हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो 50 इंटू 38 करेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करना। कैलकुलेटर अलाउड होता है जहाँ तक मुझे पता चला है, तो यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको ना ही यूज़ करो, खुद से करो तो ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पे आप अगर सिर्फ TCS NQT के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ मत करना। बट अभी रिसेंट में हमारा TCS NQT है, सो आप कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 15 इंटू 38 करेंगे तो 1900 ये हमारा आएगा। एरर इन सम, अब एरर इन यहाँ पे सम क्या दिखा रहा है, 45 प्लस 55। ठीक, तो एरर इन सम हमारा क्या हो जाएगा, 45 प्लस 55। इसको हम माइनस करेंगे किससे, 15 प्लस 35 से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 50। 100 इधर हो जाएगा, माइनस 50 इधर हो जाएगा। ठीक, नाउ करेक्टेड सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो हमारा करेक्टेड सम क्या हो जाएगा, 1950। उसके बाद आता है करेक्टेड मीन फाइंड करना है। अब करेक्टेड मीन हमने किस में से फाइंड किया है, टोटल हमने फाइंड किया 50 में से, तो इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 3 सा 15, यहाँ पे 4 कैरी 4 और यहाँ पे 9, यानी कि 39। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39। ये तरीका होता है आपका यहाँ पे सॉल्व करने का। एक तरीका और यहाँ पे आप देख सकते हो, शॉर्टकट मेथड होगा वो। द मीन ऑफ 50 नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है 38। ठीक, नाउ इफ टू नंबर्स 45 प्लस 55 मिस्टेकली एंटर्ड एज 15 प्लस 35। तो अब देखो 15 प्लस 35 का सम कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था हमारा, 50 नंबर्स। ठीक, तो 50 नंबर्स ये, तो 50 अपॉन 50 करते हैं यहाँ पे। और इसका जो हमारा अगर हमारा रिमाइंडर जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाता है और जितने टाइम्स में कट रहा है 1 टाइम्स में कट रहा है, तो डायरेक्टली हम 38 प्लस 1 करेंगे, जो 39 हमारा आंसर आएगा। ये ऐसे भी आप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। सो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपका एक्यूरेसी जब आपको इससे आंसर नहीं मिले तो आप यहाँ पे जंप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 इज गिवन, फाइंड द इट्स वेरिएंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, सो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज। तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20। साथ साथ आप भी करते रहो तो इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। 25 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 15। ये हो गया हमारा मीन। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, वेरिएंस को हम इससे डिनोट करते हैं,
नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो हमने मीन लिया है, अब देखो इसको करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। हमने क्या कर लिया था, हमने मीन निकाल लिया। अब मीन निकालने के बाद हमने फॉर्मूला क्या लिखा, इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये क्या डिनोट कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा म्यू है, ये म्यू यानी वेरिएंस का स्क्वायर जो है यहाँ पे वो निकलेगा कैसे, सबमिशन करना है हमको एक्स से। एक्स यहाँ पे क्या है, हर एक क्वांटिटी जो यहाँ पे हमें 5, 10, 15, 20, 25 ये सब चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई हैं, हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है उसके मीन से। तो चलो माइनस करते हैं। तो 5 माइनस 15 होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में वैल्यू देगा, प्लस 10 माइनस 15 करेंगे, ये भी हमें पॉजिटिव में वैल्यू देगा। ऐसे ही करते करते हम एंड तक जाएंगे 25 माइनस 15 होल स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एन एन यहाँ पे क्या था हमारा 5 था, इससे डिवाइड कर देना है। जब ये टोटल हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 250 अपॉन 5 होगा और इसका हमारा आंसर क्या आएगा 50। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। तो मीडियन यहाँ पे हमें फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करना है इसका, तो वो कैसे करना होगा वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन सेज कि हमारा मीडियन की वैल्यू, मीडियन और किसका फाइंड करना है, 3, 7, 9, 12, 15, 18 एंड 22 एंड 25। अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, 3, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 25 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल यहाँ पे 8 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और सॉर्टेड हैं। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसके बाद हम थर्ड पे जाएंगे। अब हम इसका करेंगे मीडियन करेंगे फोर्थ और फिफ्थ नंबर के वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 12 प्लस 15 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, 27/2 करेंगे, ये आएगा हमारा 13.5। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको मीडियन फाइंड करना होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। और अगर ऑड है तो हमारा अगर मान लो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे मान लो 9 होता, तो हमारा क्या हो जाता, फोर्थ नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला हमारा क्या हो जाता, मीडियन हो जाता डायरेक्टली। बट यहाँ पे इवन नंबर थे तो यहाँ पे हम 2 का एवरेज लेते हैं, तो 2 का एवरेज हमारा 30.5 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आप कवर करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है परसेंटेज का। सो परसेंटेज में आपको हमने ऑलरेडी करा रखे हैं क्वेश्चंस, बट यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आते हैं परसेंटेज। हम क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो हम कोई भी टॉपिक यहाँ पे लेफ्ट आउट नहीं करेंगे। सो ए सैलरी इज 25% मोर देन बीस, बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी लेस देन ए। अब इसको आप अगर डायरेक्टली करोगे आपको पहले आंसर क्या दे देंगे, 25%। अब देखो 25% दे देंगे, बट आपको ऐसे नहीं करना है। ए का सैलरी यहाँ पे 25% ज़्यादा है बी के सैलरी से। व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले वो समझो। हमें पता होना चाहिए कि टोटल परसेंटेज कितना होता है। टोटल परसेंटेज, ये मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो टोटल परसेंटेज क्या होता है हमारा 100। अब इसकी किसकी हम सैलरी मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि बी की सैलरी है 100%। ए सैलरी क्या है, बी का 25% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, बी की सैलरी हो जाएगी 125, सॉरी ए की सैलरी हो जाएगी 125। अब बी की सैलरी क्या हो जाएगी हमारी, कितना इसमें पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए। सो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 120 कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 25 कितने में से ज़्यादा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100। अब ये 100 बी की सैलरी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 अपॉन 125 इंटू 100। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैसे कट होगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये हमारा 20 टाइम्स में जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 20%। सो
हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 20%, ना कि हम डायरेक्टली 25% अगर ज़्यादा है तो 25% कम होगा, ऐसे नहीं करना है, हमें सॉल्व करना होगा कैसे, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है, अ ट्रेडर मेक्स एन item 40% above the cost price and allows a discount of 10%, find its profit percentage। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली 30% बोल दोगे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी फिर से हमें क्या करना है, इसी लॉजिक से करना है। सो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 100% टोटल होता है, इसने 40% उनके उसने क्या किया, 40% ज़्यादा कर दिया, तो 40% ज़्यादा किया इसका मतलब 140 कर दिया। कितने में से ज़्यादा किया है, 100 में से ज़्यादा किया है, और ज़्यादा कितना किया है, 40 ज़्यादा किया है, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमने रुपीज़ में लिया, ठीक है, ये रुपीज़ में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 40% का हम डायरेक्टली रुपीज़ में करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा 140 रुपीज़ हो गया। नाउ सेलिंग प्राइस इज 10% डिस्काउंट। अब 140 का 10% डिस्काउंट यहाँ पे हम निकाल देंगे। वो कैसे निकलेगा, 140 इंटू 10/100। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 14 रुपीज़। अब 14 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है 140 में से, तो 140 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 126। 126 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 140 का उसने 100 का था, और इसने 26 का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो क्या हो जाएगा, 26/100 इंटू 100। सो कैंसिल आउट, 26 हमारा आंसर हो गया। Now third question is, if the price of sugar is increased by 25%, by what percentage should the consumption decrease so the expenditure remains thus unchanged? ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में कराया था, ये वाला आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर आपने कल की वीडियो देखी है। जिसने नहीं देखी है पहले, इससे पहले वाली वीडियो टॉप 50 क्वेश्चंस का, उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। 125% हो जाएगा इंक्रीज। अब डिक्रीज किसका करना है, 125% से इसको डिक्रीज भी करना है। तो 125% से अगर इसको हमें डिक्रीज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल प्राइस को 100 माना, न्यू प्राइस 125 हो जाएगा। इंक्रीज कितना किया यहाँ पे, 125 रुपीज़ इंक्रीज किया है। सिंस द एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो प्राइस इंटू क्वांटिटी हम यहाँ पे क्या लेंगे, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि द प्राइस इज शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। तो अगर हम 100 होगा तो इंक्रीज करेगा तो 125 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं, वो प्राइस और जितना हम क्वांटिटी खरीदते हैं उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। सो इनिशियल पे हमारा क्वांटिटी क्या था, 100 था। अब न्यू रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या होना होगा, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। सो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी। तो न्यू प्राइस यहाँ पे 125 है, न्यू क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10000 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आपको निकल कर आएगी वो आएगी 80। अब आपको ये पता हो गया कि कंजप्शन आपका 80 होना चाहिए, तभी आप मैनेज कर पाओगे न्यू प्राइस से। तो 80 होना चाहिए, पहले कितना था, 100 था, तो 100 माइनस 80 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, आपको कितना डिक्रीज करना है, 20% अपनी आपको कंजप्शन को डिक्रीज करना है, तभी आप क्या कर पाओगे, अपने एक्सपेंडिचर को अनचेंज रख पाओगे। सेकंड, आप देखो फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विन बाय 2200 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होता है, इसमें बस आपको क्या करना है, कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विन्स, यानी कि 55% की वैल्यू आपको 2200 दिया है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2200 अपॉन 155। अब इसको आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। स्टूडेंट स्कोर 40% इन ईच इन एन एग्जाम फेस बाय 30 मार्क्स। तो अगर 40% इंक्रीज कर रहा है, उसको अगर 30% मार्क्स दे दूँ मैं, मतलब 40% अगर कोई बच्चा ला रहा है, इसको ऐसे समझो कि 40% मार्क्स लाने के बाद भी वो 30 नंबर से फेल हो जा रहा है, ठीक। तो अगर हम 40% प्लस 30 कर दें तो ये पास हो जाएगा। तो यही लॉजिक यूज़ करके हमको आगे सॉल्व करना है। इफ़ पासिंग मार्क्स परसेंटेज 50, तो यहाँ पे बस आपको मिल गया सब कुछ। पासिंग मार्क्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50%। सो बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे करना है 40/100 प्लस 30 इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद से करना, ठीक है। तो 40% यहाँ पे आपको दे मार्क्स अचीव किया है स्टूडेंट ने,
उसको अगर हम 30 मार्क्स दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 40% उसने यहाँ पे गेन किया है खुद से, 30 नंबर अगर उसको दे दिया तो हो जाएगा पास। और इसकी वैल्यू क्या दी है, 50%। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स x मान लेना और x को x इंटू 40/100 प्लस 30 x इंटू 50/100, ठीक है। तुरंत सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क ये भी मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में कराया है, वो वाली वीडियो देख के आओ और ये वाली क्वेश्चंस आप खुद से सारे कर लोगे। तो टाइम एंड वर्क, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब ये एग्जैक्ट हमारे टीसीएस एनक्यूटी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको सेक्शन ए में देखेंगे, ठीक। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अगर आपको इजी लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये इजी है तो इस तरीके की नहीं है। अगर आप कर ले रहे हो इसका आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। सो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। ए अकेले इसी काम को 20 दिन में करेगा। सो बी कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी का निकाल लेंगे। सो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/20। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 1/12। अब हमें क्या निकालना है, बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो बस हमें माइनस करना है और कुछ नहीं। तो ये दोनों का हम जस्ट इसके हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 1/12 माइनस 1/20। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 - 3 अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा 60। सो ये विल बी इक्वल टू 20/30, दिस विल बी इक्वल टू 1/15। ये एफिशिएंसी आ गई बी की। अब इसका टाइम क्या हो जाएगा, 2/60, ये 1/30 होगा। सो इसका टाइम क्या हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी का 1/30। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, मतलब उसको कितना दिन लगेगा। इसका रिवर्स कर दो एफिशिएंसी का तो 30 डेज। ये लॉजिक मैंने बताया था, एफिशिएंसी और उसमें टाइम में रिलेशन वो इन्वर्स होता है। मतलब एफिशिएंसी अगर 1/30 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/30 का रिवर्स यानी कि 30। A pipe can fill a tank in 5 hours while another pipe empty in 8 hours. If both open together, how long will take to fill the tank? So एक पाइप है जो 5 घंटे में एक खाली टैंक को फिल करता है, तो +5। और एक दूसरा वो है पाइप जो 8 घंटे में, अगर उसको हम टैप को ऑन कर दें तो 8 घंटे में खाली करेगा। सो यहाँ पे -8। टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो रहा है, -3 का हो रहा है। ओके। सो अब ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे करना है तो वो भी देख लो। टोटल वर्क यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस में जा रहा है। सो फिलिंग रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5। एम्प्टी रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8। ये एम्प्टी रेट हो गया, ये फिलिंग रेट हो गया। नेट रेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी से निकालना है। सो 1/5 माइनस 1/8, ये सॉल्व करोगे आप। सो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 3/40। अब टाइम टू फिल द टैंक, तो टाइम यहाँ पे फिर से इसको रिवर्स कर दो तो 40/3 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आप 13.33 आवर्स आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, यानी कि 13 आवर्स 20 मिनट्स अप्रॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हमारे एरिया एंड मेंजुरेशन पे। एरिया एंड मेंजुरेशन आपको जैसा पता है, एरिया वो फाइंड करना होता है और उसका मेंजुरेशन यानी कि कुछ उससे नाप के काट के कुछ भी आपको इस तरीके से देना होगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 मिनट्स। जल्दी से फोकस करो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी है बट इंपॉर्टेंट है। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट सिर्फ 15 सेंटीमीटर। यानी कि बेस दिया है, हाइट दिया है, एरिया फाइंड करना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका सॉल्व हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सभी के फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता, इसमें कोई आपका लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग का। तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर देना उस ग्रुप को। मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ शेयर कर दिया है, वो पीडीएफ में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। कौन सा पीडीएफ शेयर किया है, ये वाला मैंने पूरा पीडीएफ अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हो। ज़्यादा नहीं देखना आपको, स्क्वायर का देख लेना, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल का आपको पता ही होगा।
और सीधे आना अब यहाँ पे स्फेयर का, स्फेयर देख लेना, क्यूब देख लेना, बस आपका काम हो जाएगा, और सिलेंडर का देख लेना। सो ये वाले फॉर्मूला का शीट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। बट अभी आते हैं यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सिलेंडर ऑफ रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू पता है 22 बाय क्या होती है, जल्दी बताओ। और पॉइंट में क्या होता है 3.14, तो 2 इंटू 3.14 ये तो फिक्स्ड है। आर यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट भी दी हुई है, तीनों को मल्टीप्लाई करो सबको, आपका कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, 20%। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। तो टोटल चेंज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सबसे पहले होता कैसा है, रेक्टेंगल कुछ हमारा ऐसा दिखता है। यहाँ पे विड्थ क्या दिया हुआ है इसका, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, यानी कि इसको हमने 10% इंक्रीज कर दिया। जो ओरिजिनल था उसमें हमने x प्लस कर दिया, x प्लस में 10% हमने इंक्रीज कर दिया। और रेक्टेंगल एंड 20% लेंथ, अच्छा लेंथ हमने 10% इंक्रीज किया है, विड्थ हमने 20% इंक्रीज किया है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द रेक्टेंगल चेंज इन एरिया। अब एरिया में कितना चेंज होगा। सो एरिया में चेंज करने का हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते थे माइनस करके, यहाँ पे सक्सेसिव क्या निकालेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज इन एरिया। तो इसको निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 10 प्लस 20। ये सारे आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये इसको हल्के में नहीं लेना कि आपको बहुत ही इजी है, बस कर लेना है। आपको इस पर बार बार वीडियो प्ले करना, बार बार देखना, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, खुद से कर पाओगे। सो ये सारे फॉर्मूले आप जब बार बार अप्लाई करोगे तो आपको ये सब बनाना नहीं पड़ेगा समझने के लिए। डायरेक्टली आप 10% 20% कर दोगे, 30 इंटू 30 प्लस क्या कर दोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे 30/100, 3/10, 30 प्लस 3/10 करोगे, यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 300 प्लस 10/10, आंसर आपका तुरंत निकल आएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वीडियो को बार बार देख के आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ए प्लस भी यहाँ पे हमारा क्या करना है 30, ए भी हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 20, यहाँ पे 200/100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 32, यानी कि 32% हमारा इंक्रीज करेगा। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 3, 4, 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 8, 9। अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो रिमाइंडर लीव करे, यानी कि रिमाइंडर छोड़े जब उसको हम डिवाइड करते हैं 7, 8, 9 से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप इसको अगर खुद से करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समझने वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कोई नंबर है, हमने 7 से उसको डिवाइड करना है, और यहाँ पे क्या कह रहा है उसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो उसको हम जब 10 रखेंगे यहाँ पे, और एक टाइम हम जब इसको टेबल को काउंट करेंगे 7 1 7, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर हमारा बचेगा, करेक्ट। उसके बाद हम अगर 8 लें और यहाँ पे 4 है, 8 है यहाँ पे 4 है, अब 4 कब बचेगा, जब हम 8 को 8 में प्लस 4 कर देते हैं। सो ये क्या बचेगा 12। अब 12 को अगर हम एक टाइम पढ़ेंगे, 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे ये 12 हो सकता है, यहाँ पे 9, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको तरीका बता दे रहा हूँ, 7, 8, 9 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 7, 8, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 9, 504। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 504 के कांस्टेंट हम एक लेंगे, प्लस रिमाइंडर कॉमन डिफरेंस -1, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 -3, रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस -1। अब यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है हमारा, और ये किसके बराबर होगा हमारा 504 के प्लस 503। इसी को हमने यहाँ पे बस लिखा हुआ है एज इट इज़। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे
k की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 504 प्लस 503, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1007। अगर ये नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन लिख के बता दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, वहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, सिंपली ये तो हो गई। अगर आपको एक क्वेश्चन, आपको एक दिया और रिमाइंडर इतना बच रहा है तो कैसे करना है। अगर 3 डिजिट दिए हैं तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट मानने के बाद आपको क्या करना है, रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर -1 करना है, कॉमन डिफरेंस -1। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी हैं उसमें कॉमन डिफरेंस -1 करना है। तो वो किया हमने यहाँ पे 7 - 3 = 504k + 503, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिया इसमें से भी हमने माइनस किया और यहाँ पे हमने इसको फर्दर सॉल्व कर दिया और 1107 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, वो जो कि हमारा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 234523 टू 4345 इज डिवाइडेड बाय 7। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैलकुलेटर भी एक टाइम के लिए सोचने को मजबूर हो जाएगा कि इतना वैल्यू मैं सॉल्व कैसे करूँ। बट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 234523 टू द पावर 45। इसका आप एक काम करना, ये वाली इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम करते हैं इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन, ये वाला पहले इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। अब हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो कि 11 से डिविजिबल हो। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले सबसे लिख लेते हैं, विच इज 1 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 11 क्या हो जाएगा, 10010। सॉरी, ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया उसका डिविजिबल 11 से। सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 2, और यही हमारा आंसर है। यस, यही हमारा आंसर है। ये ट्रिक था सॉल्व करने का, कैसे किया। यहाँ पे पूछा है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। सो सबसे पहले हम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 डिजिट का, ये वाला। ये मत समझना कि अगर हम 999 कर देंगे तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, वो 999 स्मॉलेस्ट नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो। स्मॉलेस्ट हमारा क्या होगा, ये वाला। अब इसको हमें क्या करना है, 11 से डिविजिबल बनाना है। सो नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 11 क्या हो जाएगा, एक बार इसको करके देख लेना, जितना इसमें रिमाइंडर बचेगा उतना ऐड कर देना। तो 10 यहाँ पे बच जाएगा, उतना यहाँ पे ऐड कर दिया तो 10 यहाँ पे 10 ऐड कर दो। सो 10010, ये हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स निकाल दो तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स निकाला 2, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर एलसीएम इज 90, फाइंड द एचसीएफ। अब मैंने एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 360, एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। 90/360 कर लो, 9 0 कैंसिल आउट, 9 4 36, 4 आपका आंसर हो गया। सिंपल, वर्बली हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क, इसको आप खुद से रिसर्च करना। नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स का टॉपिक है, जो इसमें आपको मैं डिविजिबिलिटी बताऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। सो इसमें आपको बस जो पूछते नहीं है क्वेश्चन कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से, 5 से, 8 से, 11 से, 21 से, वो सारे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ये मेनली रीजनिंग में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन। अब इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक रूल याद करना है बॉड मास का, और उसी से सब कुछ सॉल्व होता जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो बॉड मास से ही सॉल्व होंगे, कुछ यहाँ पे आपको इक्वेशंस बनाने पड़ सकते हैं। सो कुछ इक्वेशंस बनाने पड़ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी
क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 4 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 2 4 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 24 एंड 5x माइनस 2y 105 माइनस 2y। ये सारे आपको वन साइड ले जाने हैं, दूसरी साइड x को एक साइड ले जाना, y को एक साइड ले जाना, इक्वेशन फॉर्म करना और बॉड मास लगा के सॉल्व करना हो जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड देयर डिफरेंस इज 12। फाइंड द नंबर। द सम ऑफ टू नंबर्स। सो सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12। इन दोनों को ऐड करेंगे 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा 36 और x अगर 36 है तो y हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस 36। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा 24, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 24। सिंपल। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। एज ऑफ फादर क्या है 3 टाइम्स ऑफ सन है, मैंने लिख लिया ये चीज़। एंड आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस हिज एज सन। सो 10 साल के बाद उनकी एज का आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस हिज सन्स एज। सो 3f इज इक्वल्स टू s है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है 10 साल के बाद जब इसको हम इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, 10 साल और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे अपने सन के दोगुने हो जाएंगे, यानी कि 2f इज इक्वल्स टू s। ये ऐसा कुछ यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। फाइंड देयर करेंट एज। तो ये वाले क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया, स्टेटमेंट बता दिया, लॉजिक बता दिया, बस आपको इसको इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना, आई विल मेक सॉल्यूशन वीडियो ऑफ दी सेलेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे आप इसको लेंदी वे में करते चले जाओ। तो ये हो गई बात, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, तो ये वाले क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे आप फादर लिखो, यहाँ पे सन लिखो, ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये 1 टाइम्स रहेगा। आफ्टर 10 ईयर्स तो 10 साल के बाद, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 30, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 20 का, और इधर डिफरेंस क्या है 2 का। सो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ओके, सो यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ पे बतानी है, तो 10 साल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 30 प्लस 10 साल के बाद क्या हो जाएगा 10 साल और ऐड कर दो 40। सो 40 आंसर होगा जहाँ तक, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से किया है, इसको आप किससे कर सकते हो, इसको मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। फिर आपको आप वाला शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लगा के इस आंसर को क्रॉस वेरीफाई करना ये सही है या नहीं। मैंने बस ऐसे कर दिया, बट यहाँ पे आप खुद से इसको ट्राई करना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक, कि आपको कैसे करना है ये वाले क्वेश्चंस। सो मान लेते हैं एक फादर है, एक डॉटर है। अब यहाँ पे फादर का एज जो है 3x, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी था, और यहाँ पे डॉटर का 1 मान लेते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स तो 10 साल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 साल इसमें भी ऐड होगा, 10 साल इसमें भी ऐड होगा। 10 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा, इनका रेशियो क्या बन रहा है 2:1 का बन रहा है, राइट। सो हमें करना क्या है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा हो जाएगा 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 10, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या है 2। सो जो हमारा 2 यूनिट है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 10 के। सो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वेट। यहाँ पे हमारा देखो 2 यूनिट हमारा बराबर नहीं होगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2:1, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। सो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3:1 2:1। सो ये हो जाएगा हमारा, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दोनों का हमारा न्यू एज यहाँ पे क्या हो जाएगा 3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब इन दोनों का गैप यहाँ पे क्या है 1 का, तो 1 का यहाँ पे कितना यूनिट है 10। ये दोनों इसका गैप और इसका गैप आपस में इक्वेट करेंगे, सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 है। सो यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है एज, तो हमें बस सिंपली जो रेशियो दिया है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3x क्या था स्टार्टिंग में फादर की एज, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 10, और उसमें 10 साल और ऐड कर दो तो 40 ईयर्स हमारा हो जाएगा। आंसर हमारा आई गेस करेक्ट है 40 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको एज वाले क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको करना कुछ नहीं है। हो सकता है आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि यहाँ पे पाई चार्ट बना के दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि आपको इस पाई चार्ट में क्या समझ में आ रहा है और उससे आपको डेटा इंटरप्रेट करके बताना पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट उससे पहले हमें क्या देखना होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। सो डेटा इंटरप्रिटेशन पे करने से पहले यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज 80 पर लीटर। ये डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो ये यहाँ पे आप समझ जाओगे, तो उसके बाद आप जो मैंने पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना खुद से। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने, इसलिए उस क्वेश्चन को बचा के रखो, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद से करना। सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज 80 रुपीज़ पर लीटर। ओके, इन 2022 एंड इंक्रीज्ड टू 100। अब ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 100 रुपीज़ पर लीटर। रियल बेस सिनेरियो है, रियल सिनेरियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। 100 रुपये पेट्रोल हो ही गया है। सो ये कितना हो गया 2023 में। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब इंक्रीज परसेंटेज वेरी इजी क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। 20 रुपये का यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है मोटा मोटा, कितने में से 80 में से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 25% आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं लॉजिक लगाना, ठीक है। आ स्कूल, अब एक क्वेश्चन और देख लो। स्कूल हैज़ 1000 स्टूडेंट्स ऑफ विच 400 आर गर्ल्स। तो 600 बॉयज़ होंगे, तो 600 बॉयज़ होंगे कितने में से, 1000 में से, इंटू 100 कर लो, यानी कि 60%। कुछ नहीं करना। सेम यहाँ पे देखो, अ कंपनी शेयर रेवेन्यू ओवर 5 ईयर्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ बार चार्ट। आपको बार चार्ट दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, बट बार चार्ट वो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। इफ द रेवेन्यू इंक्रीज बाय 15% इन 3 ईयर्स, कैलकुलेट द रेवेन्यू। अब यहाँ पे आपको चार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे चार्ट है नहीं। पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स 30% इनकम। तो यहाँ पे देखो एक पाई चार्ट कैसा होता है, चलो एक यही बार चार्ट वाला देखते हैं, ठीक है। अ कंपनी सेल्स रेवेन्यू ओवर 5 ईयर्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ बार चार्ट। तो ये क्वेश्चन कैसा दिख सकता है आपको एनक्यूटी में, कि आपको बार चार्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये 5 साल का रिप्रेजेंट, 1 साल का ये होगा, दूसरे साल में ये, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में ये। अब कह रहा है इफ द रेवेन्यू इंक्रीज बाय 15% इन 3 ईयर्स। तो रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है वो 3% इंक्रीज किया है। तो रेवेन्यू का यहाँ पे रेवेन्यू का कुछ डेटा होगा, तो मान लेते हैं 3% इंक्रीज किया, 15% इंक्रीज किया है 3 साल में, यानी कि 3 साल का एवरेज यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15%। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे बाकी के भी देख लेना, जो भी हो यहाँ पे डेटा दिया हो उन दोनों को आप इक्वेट करके अपना टोटल रेवेन्यू निकाल लेना ऐड करके, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 12% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाय 8% इन सेकेंड ईयर, अगेन इंक्रीज बाय 5% इन थर्ड ईयर, व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। टोटल 100% होता है, सभी को पता है, तो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12%, तो क्या हो जाएगा 100, इसको 112 अपॉन 100 करेंगे। अब क्या कह रहा है कि इन 112 इंक्रीज बाय 12% एंड नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 8%। सो डिक्रीज हुआ है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज किससे में हुआ होगा 112 में से,
तो 112 माइनस 8 करेंगे, सो 104 अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसमें भी कितना हो गया, फिर से इंक्रीज कर गया 104% का 5% और, तो 109। इसको जब सॉल्व करोगे, अपने आप पूरा कैंसिल आउट करोगे, तो जो फाइनल आंसर होगा वही हमारा नेट क्या हो जाएगा, नेट परसेंटेज चेंज। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। एक और एग्जांपल इसका बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये तो थोड़ा 112 हो गया, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मान लेते हैं कोई कहता है कि एक पॉपुलेशन है जो 5% से डिक्रीज कर गया, तो 5% से डिक्रीज करने का मतलब है 95 हो गया होगा। उसके बाद कहता है कि उसका द क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर 2% और डिक्रीज कर गया, तो 2% और डिक्रीज कर गया, इसका मतलब यहाँ पे 95 का 2% यानी कि 93% नहीं होगा, यहाँ पे होगा 98% अपॉन 100। ठीक, सिमिलरली ऐसे करते करते हमको पूरा अपना एंड तक जाना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मतलब सबको हमको 100 से ही माइनस करके मल्टीप्लिकेशन में रखना है। आई गेस ये वाला भी यहाँ पे 112 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ये कन्फ्यूजन है, इसका मेरे को आंसर आप खुद से बताना सॉल्व करके, और ट्रेडिशनल मेथड से कर लेना और इस वाले मेथड से भी कर लेना। अगर आपको 100 से माइनस करके, 100 से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ईयर में इन्होंने बढ़ा दिया 112 कर दिया है, सो 112 माइनस मैंने 8 किया 104। अगर 104 यहाँ पे 112 के बाद 8% डिक्रीज किया है, तो 112 से डिक्रीज करेगा, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। तो उस हिसाब से ये वाला तरीका सही है। बट इससे अगर आंसर नहीं निकलता है, तो आप ये वाला तरीका अपनाना कि यहाँ पे 112 करना, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 8% किया तो 92 अपॉन 100 कर लेना, ना कि 104 अपॉन 100। बस आई एम 60 to 80% श्योर कि यहाँ पे ये वाला मेथड सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा वो जो कि हमारा HCF एंड LCM है। सो HCF and LCM, find the HCF and LCM of 48 72, इजी है, कर लोगे। LCM of two numbers is 2520, HCF is 15, one number is 12, 120, what is the number, इजी है, कर लोगे ये भी। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था, इसी नंबर से हो जाएगा। HCF दिया है, LCM दिया है, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2520, HCF दिया है, ये वाला फॉर्मूला, और अभी जो प्रोडक्ट का HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 90, x प्लस वाई 90 दिया है, देयर एचसीएफ इज 6, एचसीएफ 6 दिया है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर्स। थोड़ा सा ट्रिकी है बट कर लोगे ये भी। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12, देयर प्रोडक्ट इज 1278, देन देयर एलसीएम। तो देखो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है, डिवाइड कर दो 12/1728, आंसर आ जाएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 5000 एट 8%, पीआरटी अपॉन 100 सभी को पता होना चाहिए। ये होता है हमारा एसआई निकालने का फॉर्मूला। प्रिंसिपल यहाँ पे 5000 है, 8% दिया है पर एनम। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका। जब भी सिंपल इंटरेस्ट आए तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को और ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24% हो जाएगा। अब 24% प्रिंसिपल का निकाल के आपको डायरेक्ट आंसर बता देना है। तो कैसे निकालोगे, 24/100 करना इंटू 5000। जैसे ये सॉल्व करोगे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें आपको एसआई निकाल के फिर उसमें सम में ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप इसको सॉल्व करना हो तो 25 जाएगा, 25 इंटू 24 × 5 करोगे तो 4 2 4 जा 20, मतलब 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12। ठीक, इससे भी आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा 5000, रेट हमारा 8%, 3 साल के लिए अपॉन 100, 1200। ठीक, डायरेक्ट आंसर आ गया। जिसके बाद अगर प्रिंसिपल पूछे तो इसमें 5000 ऐड कर देना। असम इन्वेस्टेड 10,000, असम ऑफ रुपीज 10,000 इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही रहता है, दूसरे साल का आपको उस पर सम करके ऐड करना होगा। अगर 2 साल का दिया हो तो आप डायरेक्टली कर लेना, इसमें मतलब
ट्रिक वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 साल 5 साल के लिए। इससे पहले वाले में आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। सी आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक, अगर आपको सी आई निकालना है तो यहाँ पे आप माइनस पी करोगे, अगर यहाँ पे अमाउंट निकालना है तो ये माइनस पी मत करना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वो 10,000। इसको जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे 10 ऊपर रखोगे तो ये हो जाएगा 1.1 की पावर 2 माइनस 10,000। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, आपको अमाउंट निकालना है तो इसको ऐड कर दो, सिर्फ सी आई निकालना है तो इसको माइनस ही रहने दो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2100। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 3 years। इसका मैंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया था, आपको याद भी कराया था इससे लास्ट वाली वीडियो में। वो क्या था, उस वाले क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, तो वो वाली वीडियो देखकर ये वाली वीडियो में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, तो वाली वीडियो देखोगे जब इससे पहले वाली, तो उसमें आपको फॉर्मूला दिखेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप वाली वीडियो देखो, वो ज़रूरी है, वो 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको लास्ट मोमेंट पे भी देखोगे तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि वो वाले क्वेश्चंस आपको देखना ज़रूरी है। इसलिए फोर्सफुली मैं ये वाले क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बता के करा दिया है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, डीपी से सभी को याद आ जाना चाहिए अगर आपने देखा है कि वो वाला फॉर्मूला कौन सा है। और वो वाला फॉर्मूला आप नीचे कमेंट भी कर देना जिसने देखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे जो वीडियो नए लोग आ रहे हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर लें। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इजी टॉपिक, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से भी तो ट्राई करो, नहीं होता है देन आई विल सॉल्व इट। सो प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, a trader buy an article for rupees 1200 and sells at a profit of 25%। यानी कि उसने बाय किया 1200 पे और 25% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो 125% उसका कितना हुआ, 125% ऑफ 1200 निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैसे करना है। If an article marked at 20% above the cost price and discount 10%, then the given profit percentage is। So देखो an article marked 20% above the cost price, तो cost price 100 मान लेते हैं, इस पे 20% इंक्रीज किया तो 120% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस है। उस पर इसने डिस्काउंट कितना दिया है, 10% का। सो 120 उसने मार्क किया, 100 रुपीज़ मान लेते हैं, तो 100 रुपीज़ का मान लेते हैं कोई आर्टिकल था, उस पर उसने 20 रुपीज़ एन आर्टिकल एंड 20% अवर द कॉस्ट प्राइस। तो उसने मान लेते हैं 100 रुपीज़ का खरीदा, उस पर 20% यानी कि 20 रुपीज़ उसने ऐड किया, 120 हो गया, और उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इसका 10% उसने डिस्काउंट दे दिया। सो 10% डिस्काउंट ऑफ 120, तो निकालेंगे इसका 10/100, तो ये हो गया हमारा 12 रुपये। उसने डिस्काउंट दिया है 120 रुपये, यानी कि 108 रुपये का उसने क्या किया, सेल किया है, तो 108 का सेल किया था उसका 100 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा 8/100 इंटू 100, 8 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 8% हमारा आंसर आ जाएगा। A shopkeeper mixes two varieties of rice and one costing 30 per kg, another was 40 per kg in a ratio 3:2, find the cost price of the mixture per kg। सो ये वाले क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं इससे पहले वाली वीडियो में, सो वाला यहाँ पे आप इसको कर लेना। अब थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ कैसे करना है। A shopkeeper mixes two varieties of rice and costing of 30 per kg and 40 per kg। सो सबसे पहले मैंने बताया था कि करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी एक आपको लॉजिक
क्या याद रखना है कि जिस रेशियो में कोई चीज़ मिक्स हो रही है उसी रेशियो में वो चीज़ से अगर हम कोई चीज़ निकालेंगे तो उसी रेशियो में वो चीज़ निकलेगी भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक आधा गिलास पानी लिया है और एक आधा गिलास शुगर मिक्स्ड पानी लिया है, यानी कि एक मीठा पानी है, एक नॉर्मल पानी है, दोनों को मिक्स किया, एक जो नया मिक्सचर बनेगा, जब उसमें से आप पानी को निकालोगे तो टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि कोई आप एक सिप लिया तो आपको ज़्यादा मीठा लग रहा है और एक कम सिप लिया तो आपको कम मीठा, मतलब थोड़ा अगर आपने सिप किया तो कम मीठा लग रहा है। आपको जो स्वीटनेस है वाटर की वो सेम रहेगी थ्रू आउट द ग्लास, मतलब कि आपको पूरा ग्लास आप पी जाओगे। अगर आपने मिक्स किया है दो तरह के पानी को तो आपको वही दिखेगा, मतलब वही टेस्ट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, और शॉपकीपर मिक्सेस टू varieties of rice, one costing 30 per kg and another is 40 per kg। सो अगर इस रेशियो में मिक्स किया तो इसी रेशियो में बाहर भी निकलेगा। अब इसका लॉजिक बताने का रीज़न क्या था, रेशियो यहाँ पे आपको दे रखा है 3:2 का, 3 रेशियो में ये मिक्स हुआ है, 2 रेशियो में ये मिक्स हुआ है, टोटल रेशियो क्या हो गया 6। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी। तो टोटल कॉस्ट आपको निकालना, यहाँ पे क्या पड़ेगा, पहले वो निकाल लो टोटल कितना केजी इसमें था, वो निकालने के बाद आप क्या करना, दोनों को ऐड करके इसी रेशियो में डिवाइड करके, मतलब कंबाइंड रेशियो करके उसको आप डिवाइड करना, आंसर आपका आ जाएगा। अ मैन सेल्स 2 वॉचेस 1500 का एक है, गेन 25% एंड अनदर एट लॉस 20%, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे आप देखो, एक आदमी है, पहले तो ये बताओ ये लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। अब मैन है, एक आदमी है जो 1500 रुपये का घड़ी खरीदता है, 25% के गेन पे बेच देता है, एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 20%, और दूसरा जो घड़ी है वो 20% के लॉस पे बेचता है। तो बताओ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। अब आप इसको समझ लो ऐसे ही, दो घड़ियां हैं उसके पास, 25% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि ये 125% इसको प्रॉफिट हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 15 इंटू 125, सो उसने 1875 रुपये का घड़ी बेचा होगा। अब 1875 का अगर उसने घड़ी बेचा, वंस एट गेन 25%, ठीक है, 1875 का इसने बेच दिया। अब दूसरी घड़ी उसने 25% के लॉस पे बेची, 25% इसमें हम माइनस कर दें, यानी कि 80% ऑफ 1500। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 15, फिर सॉल्व करते हैं 80 इंटू 1200। सो यहाँ पे उसने 1200 का बेचा, 1500 का खरीदा था। सो एक घड़ी उसने 1500 की खरीदी थी, जिसमें उसने कितने कमाए, 3,375 रुपये। दूसरे पे उसने लॉस कितना किया, 300 रुपये। प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 75 रुपीज़ का। तो ओवरऑल उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ से भी आपको दिख जाना चाहिए, 25% अगर यहाँ है, 20% यहाँ है, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज भी कम है लॉस का। अब इसका अगर एक एडवांस वर्जन में यही अगर आप टीसीएस एनक्यूटी फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हो तो आपको एडवांस वर्जन में क्या पूछा जा सकता है, एक यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देगा, व्हाट फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे आपने पैसे निकाल लिए, बट वहाँ पे आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालने को बोलेगा। तो जब परसेंट निकालने को बोलेगा तो आपको कहाँ से निकालना है, 75 रुपीज़ का जो उसको प्रॉफिट हुआ है, आपको उसके कॉस्ट प्राइस से निकालना पड़ेगा कि उसने घड़ी कितने में खरीदी थी। तो उस घड़ी को आप लेके यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा क्या आता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो। अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो करना ही बेकार है। बेकार इन द सेंस इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फॉर प्रैक्टिस कि आपको याद है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। पूरा ये इसी पे बेस्ड है, पूरा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है।
A train is 120 मीटर लॉन्ग, क्रॉसेज अ पोल इन 6 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मेन कैच कहाँ पे है? किलोमीटर पर आवर में, बस और कुछ नहीं। सेम ऊपर के तरीके से करना है, बट ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 120 अपॉन 6 करोगे, 2 3 सा 260, 3 1 सा 320 सा, ठीक। 20 क्या करे, क्या निकालना क्या था? अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल इन 6 सेकेंड, फाइंड इट स्पीड। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। हाँ सही तो निकाला। तो 20 मीटर पर सेकेंड ये हो गया इसका स्पीड, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 20 क्या कर देंगे? 20 इंटू 18 अपॉन 5, 5 4 ज़ा 4 इंटू 18 करेंगे, 4 इंटू 18, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया? किलोमीटर पर आवर में। तो 4 इंटू 18 करो, 4 इंटू 18, 18 का टेबल आता है, नहीं आता तो जस्ट यूज कैलकुलेटर लाइक दिस, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, ठीक। नाउ ट्रेन 120 मीटर 150 मीटर लॉन्ग आर मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। सो 120 मीटर 150 मीटर ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो हो जाएगा 270 मीटर टोटल डिस्टेंस, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेक टू क्रॉस ईच अदर, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना, 27 270 अपॉन 110, 0 से 0 कैंसिल आउट, 27 अपॉन 11 कितना सेकंड लेगा? चलो देख लेते हैं। 27 अपॉन 11 2.45, यानी कि 2.45। ओके ओके, यहाँ पे एक देखो गलती हमने क्या कर ली जल्दबाजी में, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें? मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में 50 इंटू, इसी तरह से आपको गलती हो सकती थी, ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी में भी। तो यहाँ पे आप देख लेना एक बार। तो 5 अपॉन 18 करेंगे प्लस 60 इंटू 5 अपॉन 18 करेंगे, इसको सॉल्व करना, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। उसके बाद यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना और आंसर निकाल आएगा आपका। A cyclist covered 30 kilometer in 20 किलोमीटर पर आवर, another 50 किलोमीटर in 25 किलोमीटर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड इसका निकाल लेना, स्पीड एस का निकाल लेना। आपको दो स्पीड पता चल गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस, फॉर्मूला क्या था? 2ab अपॉन ए प्लस बी अपॉन, आई गेस ये था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा था, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, देख लेना वीडियो और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला ऐसे ही कुछ था, तो यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, आपको बस सॉल्व कर देना है। अ मैन रोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, इसको अभी आएंगे, जब बोर्ड वाले क्वेश्चन अभी हम कवर करेंगे उस पर आएंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो अभी तक हम लोग करती हैं, हर एक टॉपिक पे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज हुआ ही हुआ है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे पहला क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो खुद से। A's age and B's age is 3:5, तो A by B यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3/5। आफ्टर 6 ईयर देयर एज रेशियो विल बी 9:13, 6 साल बाद 9:13 हो गया। तो ये एज वाला मैंने जो बताया था फादर एंड डॉटर वाला, सेम उसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी सेम पैटर्न पे है, तो ये वाला खुद से भी ट्राई करना। यहाँ पे A लिखो, यहाँ पे B लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो। एज क्या है? आफ्टर 6 ईयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, मल्टीप्लाई करो। अभी बाकी का आपको पता होगा कि क्या करना है, ठीक। सिमिलरली ऊपर 9:13 हो गया, कितने 6 साल के बाद, तो इन दोनों का डिफरेंस, बाकी डिफरेंस आपको क्लिक कर गया होगा, बस वैसे ही सॉल्व करना है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:7, LCM is 420, फाइंड द नंबर। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:7, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4/7, LCM ऑफ देयर एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम भी दिया हुआ है 420, फाइंड द नंबर। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। A sum of 720 divided among A, B, C in the ratio 2:3:4, find each share। इजी क्वेश्चन,
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सभी का सम करो, क्या हो जाएगा 7 9, 9/2 करो इंटू 720 करो, ये हमारा ए का शेयर निकल कर आ जाएगा। 3/9 करो इंटू 720 करो, ये बी का शेयर। 4/9 करो इंटू 720 करो, ये सी का शेयर। ठीक, ए इनकम, द इनकम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 5:6, देयर एक्सपेंसेस 3:4। इफ दे सेव 4000 ईच, फाइंड देयर इनकम। हमने कल ही बात किया था, इनकम क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो यहाँ पे देखो, इनकम का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 5:6, एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 3:4, सेविंग का रेशियो दिया है 4000। तो एक को पकड़ लो, तो 5 इसका ले लो, द इनकम ऑफ ए का हम निकालते हैं। ठीक, तो ए का इनकम यहाँ पे 5 है, एक्सपेंस आर इन द रेशियो 3, तो ए एक्सपेंस इसने किया है 3, सेव कितना किया है 4000। यहाँ पे इसको जब माइनस करोगे तो आएगा 2, यानी कि 2 यूनिट का यहाँ पे प्राइस क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू 4000 है, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा 2000। अब बी का यहाँ पे पूछा गया है सैलरी, तो अगर 1 यूनिट का 2000 है तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000। सिंपल, ए का यहाँ पे निकल आया। अब बी का निकालना है, सेव कर रहा है, एक्सपेंस कितना कर रहा है 4, तो 6 - 4 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4000। यहाँ पे 2 यहाँ पे भी आ गया, 4000 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, 1 यूनिट का 2000। अब यहाँ पे 1 यूनिट का 2000 और इनकम यहाँ पे 6 है, इंटू 6 कर लो, तो यहाँ पे 12,000 इनका इनकम आ गया। सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया हमारा रेशियो प्रोपोर्शन। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पता होगा, 11th-12th का कॉन्सेप्ट है। सो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मैनी वेज कैन 5 people बी अरेंज इन अ रो। सो अगर 5 लोग को अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल कर देंगे, इस तरीके से करना होता था। हाउ मैनी वेज कैन 3 लेटर्स बी चूजन फ्रॉम ABCD। तो ये फाइंड करने का तरीका क्या होता था, वेज इज इक्वल्स टू ABCD। सो ABCD में क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें एक दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड एग्जाम कैन बी अरेंज्ड। सो एग्जाम वर्ड का कैसे अरेंज करना है, इसको फाइंड आउट करते हैं। EXAM, EXAM यानी कि टोटल हमारे कितने, 1 2 3 4 4 हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो दिए हुए हैं वो उनका फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल माइनस करेंगे, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/1 आ जाएगा, विच इज़ 4। सिंपल। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। विदाउट रेपिटेशन में क्या होगा, हम चेंज नहीं करते। इन हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप कर लोगे आराम से। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल। तो 10C3 कर लो, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। 11 players to be selected from 15 players and how many ways it can be done, ये भी कर सकते हो आप, या बाकी का यही लॉजिक, ऊपर वाला लॉजिक नीचे 3 क्वेश्चंस में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, एक बैग मान लो जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। अब एक बॉल हमने ड्रॉ किया रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ रेड बॉल। तो रेड बॉल यहाँ पे 3 है, टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 8 बॉल्स हैं, तो 8/3 हो जाएगा, दैट विल बी आवर प्रोबेबिलिटी।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस रोल किए हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 7, 7 का सम आने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। सो 7 का सम कैसे निकलेगा? एक तो होता है हमारा 1/6 से आ सकता है, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2, 6/1। तो ये हो गया हमारे प्रोबेबिलिटी। कितने टोटल हो गए? 6 केसेस हमारे यहाँ पे बने। टोटल कितने केसेस होते हैं? ये टोटल केसेस निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स यहाँ पे 6, एक डाइस में 6 इवेंट्स होते हैं, तो 2 की पावर अगर हम 6 कर दें, 2 की पावर 6 करते थे या 6 की पावर 2 करते थे, जिसको भी पता है दे कैन कमेंट। 2 की पावर 6 करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए, या 6 की पावर 2 करते थे? आई गेस 6 की पावर 2 करते हैं, ठीक। तो 6 की पावर 2 करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 36 नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6/36 ये हो जाएगा 1/36, ओ सॉरी 1/6। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन, ये तो हो गए बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो मान लेते हैं 2 कैंडिडेट्स हैं, एक का सिलेक्शन का हमें दो कैंडिडेट है ए और बी। ए के सिलेक्शन का हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी? 2/3 मान लेते हैं। बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 2/5 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ए के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 2/3। सो ए डैश यहाँ पे क्या निकल कर आएगा हमारा? 1/3। बी के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3/5। अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि बताओ कि दोनों में से एक लोग सेलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो अगर ए सेलेक्ट हो जाता है तो हमारा बी सेलेक्ट नहीं होगा, अगर बी सेलेक्ट हो जाता है तो हमारा ए सेलेक्ट नहीं होगा। ए की वैल्यू हमारी 2/3 है, बी के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ए के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सबको यहाँ पे वैल्यू रख के ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि कोई ना कोई एक सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। सो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फॉर श्योर 100%। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं इसलिए बिकॉज ये हमारे सिलेबस में था। तो पार्टनरशिप से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ए और बी दो कोई हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद कुछ पैसे निकालते हैं, उनमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो कैसे डिवाइड होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप में देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी मैं ये वाले क्वेश्चंस ना करा के आपको डायरेक्ट क्या होगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन से कराऊंगा ताकि आपके ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर पाओ। सो मानते हैं एक हमारा है, जो कोई ए है, उसने 5,000 इन्वेस्ट किया एंड बी क्या करता है? 3,000 रुपये इन्वेस्ट करता है इन अ बिजनेस। आफ्टर 6 months सी ज्वाइंस, 6 महीने बाद सी आता है और 4,000 रुपये दे के इन्वेस्ट वो भी कर देता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। सो ये तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ये भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बट यहाँ पे ये 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है बिकॉज ये सी फॉर चालाक। ये चालाक था क्योंकि इसने पहले देखा कि प्रॉफिट हो रही है कंपनी में कि नहीं, जस्ट फॉर द फन, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये वैल्यू दी है डेटा। तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 6,000 मतलब 60,000, इसका हो जाएगा 36,000, इसका हो जाएगा 24,000। अब देखो प्रॉफिट, यहाँ पे आपको ये देखना है कि मंथ, जितने मंथ के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया उस मंथ से आपको मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट लेना है आपको, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको रेशियो पूछा जाए, तो रेशियो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे 0 0
सब में से हटा दो। अच्छा यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो में सब में से हटा दो। 60, 36, 24 बचेगा। 6 से हमें दिख रहा है कि 10 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। सो यहाँ पे ए बी का रेशियो क्या आ गया, 5:3:2। ये हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। सिंपल, यही करना था हमको पूरे इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस 10,000 15,000 आफ्टर 8 months सी जॉइंस 20,000 इफ द प्रॉफिट इट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1800 फाइंड बेस शेयर। अब देखो यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉफिट पता नहीं था, बट यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिया हुआ है कि 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो इसका मतलब अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ए और बी और 8 मंथ्स के लिए कितना, ठीक है। तो पहले इनको हम 12 से मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई करके इनका हम रेशियो निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट का, ठीक। अब इस रेशियो में से इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हमें पता चल जाए इनका रेशियो, फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसे यहाँ पे 532 8 और 8 है मान लेते हैं, इसमें अगर बोला जाता ये 10,000 का एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट होता है, तो यहाँ तक क्या आप ऐसा कंसीडर करोगे रेशियो निकालने का तरीका, ना कि प्रॉफिट। ये मैंने बता दिया, बट ये प्रॉफिट ऐसा लेके मतलब फिक्स पत्थर की लकीर नहीं मानना है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसा रखना है कि आपको रेशियो निकालने का काम है। तो ये रेशियो निकालने का तरीका है कि आप ए और बी और सी का रेशियो निकाल लो कि किस वैल्यू में उन्होंने इन्वेस्ट किया, किस वे में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने बोला इस क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ा देते कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करते, इसका पूरा का रेशियो का सम लेते, जो कि क्या बन के आ रहा है हमारा 10। अब पूछा जाता बताओ ए का कितना हिस्सा लेगा अपना, तो ए का हिस्सा यहाँ पे 5 है, तो इंटू करेंगे 5/10। 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 10। ए का हमारा ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5,000 रुपये ए लेकर जाएगा, कितने में से, 10,000 में से। अब पूछा जाए अब 3 रेशियो यानी कि बी का कितना प्रॉफिट होगा, तो बी कितना लेगा अब वो देख लेते हैं। सो बी लेगा, अब 5,000 ए ने ले लिया, अब बी कितना लेगा, 5,000 में से 3:2 के रेशियो में बी और सी में से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा बी और सी का जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा सॉल्व करने को। पी क्यू स्टार्ट अ बिजनेस, यहाँ पे देखो पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। सेम ये जो 2 वाला है इसको ऐसे करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पे इंटू 12 करो, इंटू 12 करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट 5:7:8, ठीक, डायरेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है यू कैन जस्ट पिन द पर्टिकुलर क्वेश्चन कि सर हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th नहीं हो रहा है, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वहाँ से भी नहीं समझ आ रहा है तो जस्ट ऐड हो जाओ वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं कराते हुए आ रहा हूँ, तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक कैसे करना है हमें मिक्सचर और एलिगेशन वाले क्वेश्चंस को। बट थोड़ा सा और अगर हम इसको डीप में पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं कैसे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपको पता होना चाहिए कि एक तो हमारा होता है कि कोई चीज़ जिस रेशियो में मिक्स हो रही है उसी रेशियो में निकलेगा भी, ये चीज़ तो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, a mixture contains 40 liters of milk, 10 liters of water, how much water must be added so that the mixture contains 40% of water। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, 40 लीटर वो ऐड करेगा, कैसे ऐड करेगा वो भी मैंने बताया था। अब देखो इसमें करना क्या होता है हमें, 40 लीटर्स ऑफ मिल्क 40 liters of milk and 10 liters of water। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आई गेस। A mixture contains 40 liters milk and 10 liters water। मिल्क वाटर 40 लीटर्स ऐड करता है, 10 लीटर वाटर ऐड करता है,
हाउ मच मस्ट वाटर टू बी एडेड सो दैट मिक्सचर कंटेन्स 40% ऑफ वाटर। सो मिक्सचर हमारा क्या होगा, 40% उसको वाटर होल्ड करना चाहिए उसको। सो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मिल्क और वाटर हो गया। यहाँ पे हमारा इनिशियल क्या है, 40 लीटर्स मिल्क, 10 लीटर्स ऑफ वाटर। टोटल यहाँ पे कितने हैं, 50 लीटर्स टोटल है। ओके, गोल हमारा क्या है, 40% वाटर होना चाहिए। सो इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म होगी, 10 लीटर्स में हमें कितना ऐड करना है ये हमें फाइंड आउट करना है। कितने में से 50 लीटर्स में भी कुछ ऐड हो जाएगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू 0.4 है, यानी कि हमें 40% ये बनाना है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो 10 प्लस एक्स, इसको डायरेक्टली करना सही नहीं रहेगा, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 50 प्लस 0.4x। अब यहाँ पे हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे फॉर द x, दैट विल बी इक्वल टू 16.67 लीटर्स। आपको ये नहीं यहाँ पे अब हाइपर होना है कि 16.67 लीटर इतना एक्यूरेसी हम लाएंगे कहाँ से। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर यूज़ करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 20% अल्कोहल, हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू मेक इट 30% सॉल्यूशन। यहाँ पे गोल क्या है, 0.03 का, और 60 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंटेन्स। यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन बनकर आ जाएगा, 12 प्लस वाई अपॉन 60 प्लस वाई। यानी कि कुछ ऐड करोगे आप 12%, मतलब आप कुछ ऐड करोगे 12%, मतलब 12 उसमें क्या बोलते हैं, टोटल टोटल अल्कोहल में कुछ ऐड करोगे और टोटल मिक्सचर में भी कुछ ऐड होगा। उसकी रेशियो यहाँ पे 0.3 दी रखी है। सिमिलरली इस वाले पैटर्न से आप ये भी सॉल्व कर लोगे। सो ये हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन। अभी हमारा क्या टॉपिक बचता है, ओके वी ऑल, हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन। बट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, थोड़ा सा और है, 5 मिनट और, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। कुछ हमें बोनस टिप्स मुझे आपको बतानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको काम आएगा। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है उसके लिए मैंने पूरा एक नोट्स बनाया हुआ है। वो नोट्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो आप भी नोट्स बना सकते हो साथ साथ। सो कॉपी पेन ले लो, और साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बोट एंड स्ट्रीम, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें आपको समझनी होगी, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और करंट, यानी कि स्टिल वाटर। ये वाला उतना बाद में देखेंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम हमारा क्या होता है, जब भी मान लो एक शिप है ये, और ये एक हमारी करंट वेव्स है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये कंटेनर को हेल्प कर रहे हैं आगे की तरफ ले जाने के लिए। सो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये हमेशा स्पीड में ऐड करेगी वैल्यू, यानी कि अगर ये डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगेंगे। ये होता है हमारे वाटर का कॉन्सेप्ट। अप स्ट्रीम में क्या होता है, मान लो एक कंटेनर है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो वेव्स है हमारी, हाँ यस यू गेस राइट, वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है।
सो यहाँ पे माइनस होता है, नेगेटिव वैल्यू रहती है। तो अगर यहाँ पे 30 होगा, ये 20 होगा, तो नेट हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। यही डिफरेंस होता है हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। सिंपल। अब देखो, डाउन स्ट्रीम को हम कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक्स हम कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ बोट को हम क्या लेंगे, हमेशा स्पीड ऑफ बोट को हम एक्स मानेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम, आई होप और आई गेस कि आप यहाँ पे नोट्स बना रहे होगे साथ में साथ, तो यहाँ पे मैं इसलिए अच्छे से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट्स में बना लेना, आपको लास्ट मिनट रिविजन में काम आएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे आपको रखना है y के बराबर, यानी y से डिनोट करोगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड स्पीड ऑफ बोट x से डिनोट करोगे। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे एज अ, बस इसको मतलब फंडामेंटली इसको याद कर लो कि x हमारा बोट, y हमारा स्ट्रीम, ओके। अब x की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पूछ ली जाए तो उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ बोट। अगर आप पूछा जाए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, तो y की हमारा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। तो ये दो फॉर्मूला आपका हो गया x और y फाइंड आउट करने के लिए। x और y क्या है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद एक चीज़ और, डाउन स्ट्रीम डायरेक्टली पूछ सकता है, तो डाउन स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई, जो मैंने ऑलरेडी बताया। अप स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला x माइनस वाई, और ये हमेशा मॉड में रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। सो ये कुछ बातें थी आपकी बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20% ऑफ स्पीड ऑफ बोट। सो इसको कैसे टैकल करना है, तो इसको टैकल करना है y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 20/100, और कुछ हम मान लेते हैं x स्पीड होगी। सो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/5। बोट कवर्स 120 किलोमीटर इन 150 मिनट अप स्ट्रीम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, 120 किलोमीटर कवर करता है 150 मिनट में। सो 120/x-y इज इक्वल्स टू 150 मिनट्स को हम हार्स में चेंज करेंगे तो 60 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 24/x-y किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 48 के बराबर। और x माइनस वाई अगर 48 के बराबर आया है, जो कि हमारी अप स्ट्रीम की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ये y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x माइनस x/5 अपॉन इज इक्वल्स टू 48। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, एंड y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। सो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, तो 60 प्लस 12, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंपल। इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 20% ऑफ स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट हमने x मान लिया, उसका 20% निकाला तो हमारा y की वैल्यू x/5 आ गई। अब पूछा जा रहा है कि कवर 120 किलोमीटर कवर करता है 150 मिनट में, तो 150 मिनट को हमने आवर्स में चेंज कर लिया। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया इज इक्वल्स टू टाइम किया, इक्वेट किया इक्वेशन, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमारा 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। सिंपल। नाउ ये था हमारा स्पीड एंड बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। और ये जो भी था इतना क्वेश्चन, आप इतना प्रैक्टिस करोगे, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। मे बी सेम पीडीएफ या फिर डिफरेंट पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ऐड हो जाओ और फटाफट से प्रैक्टिस शुरू कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास में भी और करूँ मैं इस पे, वर्बल पे, सॉरी न्यूमेरिकल पे। उसके बाद हम आएंगे रीजनिंग वाले पार्ट पे। रीजनिंग की हम मैक्सिमम 3 क्लास में हम उसको भी कवर कर लेंगे, 3 क्लास में, और इसका भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है टॉपिक। अब मुझे बस क्या करना है, एक फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल, रीजनिंग और वर्बल वाले एनक्यूटी वाले क्वेश्चंस आपको कराने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, PYQs करेंगे। यू हर्ड इट राइट, PYQs। सो PYQs करेंगे न्यूमेरिकल का
उसके बाद इस न्यूमेरिकल वाले चैप्टर को हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। रीजनिंग पे आएंगे, रीजनिंग की भी 3 वीडियोस आनी है, उस पर भी हम PYQs करेंगे। फिर उसके बाद वर्बल काम करेंगे, उस पर PYQs करेंगे। इस तरीके से हम अपना कवर करते हुए जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, जिसमें हम PYQs करने वाले हैं। सो होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब येट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो सभी वो कॉलेज एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे। जितने भी आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं सभी को हेल्प हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल, ताकि आपका एटलीस्ट 3 लाख, यानी कि नेगेटिव तो नहीं जाना है, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 9 लाख आपको पैकेज ग्रैब करके जाना है। ठीक है, तो 3 लाख आपको देकर जाएगा ये पर्टिकुलर टॉपिक्स। सो डोंट टेक इट लाइटली। 3 लैक्स बहुत होता है एज अ फ्रेशर। जब इसको आप अचीव कर लोगे तो आपके हैंड में एटलीस्ट 3 लाख को गेन करने का वो रहेगा कि हाँ, इतना तो मेरे हाथ से नहीं जाने वाला। मुझे अब क्या फोकस करना है, मुझे 7 और 9 पे फोकस करना है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली, कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप मतलब करके ही आओ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। बहुत ही पेशेंस से देखा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।